जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया, सेकंड है हमारी इंटरसेक्शन प्रोसेस। इस लेक्चर के अंदर हम इंटरसेक्शन प्रोसेस और उसकी प्रॉपर्टीज, कैसे दो सेट के बीच इंटरसेक्शन अप्लाई करना होता है और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरसेक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होगी कि एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान देने लायक ये चीज है कि अगर मैं ए यूनियन बी लिख दूं, ए यूनियन बी की डेफिनेशन को अगर हम रिकॉल करें तो वहां पे होता था एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये चीज ऑप्शन क्रिएट है किया है, ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऑप्शन की बात कर रही है, और एंड यानी कंपल्सन है। एक और ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है और एंड जो है वो कंपल्सन है। तो क्या होता है कंपल्सन और क्या होता है ऑप्शन? तो जैसा हमने पहले देखा कि कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए के अंदर प्रेजेंट है या फिर सेट बी के अंदर प्रेजेंट है तो दोनों को मिला के हम जिस सेट को बनाएंगे वो यूनियन प्रोसेस से बना हुआ है। तो ऑप्शन है हमारे पास कि कोई भी एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट हो सकता है और बी में प्रेजेंट हो सकता है और फिर ए यूनियन बी यानी कि ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो बीच में आता है एंड, और एंड रिप्रेजेंट करता है कंपल्सन। तो इसका मतलब सपोज सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और वैसे ही मेरे सेट बी के एलिमेंट्स है अगर 2 3 6 7, यूनिवर्सल सेट अगर मेरा 1 to 10 कंसीडर करें तो ये सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी का आंसर दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखने से मिलेगा। सेट ए के अंदर जैसे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 है तो 2 3 इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी बोथ। तो यहां पे एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3। 1 ए में ही प्रेजेंट है, बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो द एलिमेंट्स, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए and set B both are the elements of set A intersection B। सेट A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट कौन बन सकता है? तो ऐसे ही एलिमेंट जो सेट A में भी प्रेजेंट है एंड साथ में सेट B में प्रेजेंट है वो दोनों ही A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट बनेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज यूनियन के लिए पढ़ी थी बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्टीज हमें इंटरसेक्शन के लिए पढ़नी है। तो फर्स्ट था कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर हम कॉम्यूटेटिविटी चेक करते थे, यानी कि सेट की सीक्वेंस को चेंज करते थे। फॉर एग्जांपल सपोज ए है हमारे पास 1 2 3, सेट बी है 2 3 4, सेट सी है 1 2 4 6 8 एंड अगर यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10। तो इस सिचुएशन में अगर मुझे कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, लॉ ऑफ फाई, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये सारी चीजें अगर चेक करनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो सभी क्वेश्चन में हम इस कॉमन सेट को यूज करेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं तो उसकी वैल्यू उनको मर्ज करने से मिलेगी 1 2 3 4। यूनियन लिखा है मैंने 1 2 3 4। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूं तो इंटरसेक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा? दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो 1 2 3 एंड 2 3 4 में कॉमन है 2 3। ऐसे ही अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करूं तो वो वाली सिचुएशन में बी इंटरसेक्शन ए यानी बी एंड ए के कॉमन एलिमेंट्स, तो उसमें भी कॉमन में आ जाएगा 2 एंड 3। तो देखने से पता चल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज इंटरसेक्शन satisfies the commutative law
दूसरा एसोसिएटिव लॉ, सेकंड लॉ हमने जो पढ़ा था वो है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता था कि अगर मैं सीक्वेंस में तीन अलग अलग सेट की इंटरसेक्शन प्रोसेस करूं, जैसे कि मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर रहा हूं, तो ये वाले के अंदर क्या होगा, सेट ए एज इट इज रहेगा, यानी कि 1 2 3 मैं लिख दूं यहां पे। उसके साथ मुझे इंटरसेक्शन क्या करना है, तो सेट बी एंड सी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी हो रहा है, तो बी में 2 3 4 है और यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन है बिटवीन बी एंड सी, तो यहाँ पे आ गया 2। ध्यान से देखो 2 3 4 1 2 4 सॉरी 2 एंड 4 बोथ आर कॉमन, तो मैं यहाँ पे 4 को भी ऐड कर दूंगा। अब देखो तो सिर्फ एक 3 ही प्रेजेंट नहीं है बी एंड सी के बीच, तो इनके इंटरसेक्शन से, बी एंड सी के इंटरसेक्शन से आंसर में हमें क्या मिल गया, 2 4। अब इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन है, 2, तो इसका आंसर आ गया 2, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। वैसे ही अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी पहले कर दूं और उसका इंटरसेक्शन अगर सी के साथ करूं, तो ए इंटरसेक्शन बी का आगे ही हमने आंसर निकाला, वो मिल रहा था 2 3, तो यहाँ पे आ गया 2 3। और इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, सी 1 2 4 6 एंड 8 के साथ, दोनों में कॉमन एक ही एलिमेंट है 2। तो अगेन दोनों रिजल्ट को देखने से पता चल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर ए इंटरसेक्शन बी पहले करके सी के साथ इंटरसेक्शन करने पे जो आ रहा है उतना ही मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देयरफॉर इंटरसेक्शन प्रोसेस satisfies the associative law। थर्ड हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। याद करो बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके साथ वो प्रोसेस करने पे वैल्यू चेंज ना हो। तो यहां से मेरे पास ए था 1 2 3, अब मैं ए की इंटरसेक्शन किसके साथ कर दूं तो मुझे वापस ए मिल जाएगा, यानी कि सेट अनचेंज रहना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ए की प्रोसेस ए के साथ कर दूं या फिर ए की इंटरसेक्शन प्रोसेस यूनिवर्सल सेट के साथ कर दूं, तो मुझे वापस से सेट ए मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम बी सेट के लिए सोचें तो मैं बी की इंटरसेक्शन बी के साथ कर दूं तो भी बी मिल सकता है, बी का इंटरसेक्शन यू के साथ कर दूं तो भी बी मिल सकता है। तो दोनों प्रोसेस को कंपेयर करने से पता चलेगा कि अगर मैं उसी सेट को वहां पे रख दूं तो भी मुझे सेम आंसर मिल रहा है, लेकिन वो दूसरे सेट में चेंज हो जाएगा। और जैसा कि हमने देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज कैसा होना चाहिए, यूनिक। तो इन दोनों केस से मिलने वाला आंसर तो हर बार वेरी हो जाएगा अगर मैं किसी एक सेट को ही आइडेंटिटी एलिमेंट ले लूं, लेकिन यूनिवर्सल सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट लेने पे हर बार वही सेट आंसर में मुझे मिल जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि U इज बिहेविंग लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन प्रोसेस। तो यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट देखा था यूनियन प्रोसेस में, तो अब यहां पे लॉ ऑफ क्या आ जाएगा, नल सेट या लॉ ऑफ फाई। तो नेक्स्ट है लॉ ऑफ नल सेट और लॉ ऑफ फाई। क्या होता है लॉ ऑफ नल सेट या फाई, तो अगर मैं नल सेट की इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ कर दूं, जैसे कि ये सेट हमारे पास है 1 2 3, इस सेट ए का मैं इंटरसेक्शन फाई के साथ कर रहा हूं, तो क्या होगा 1 2 3 का इंटरसेक्शन किसी नल सेट के साथ हो रहा है जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हमें तो इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने थे। अब सेट ए इंटरसेक्शन फाई में दोनों सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट ही कॉमन नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा।
ऐसी ही कुछ इफेक्ट वो दूसरे सेट के साथ भी देखा, जैसे कि मैं सेट बी का, यानी कि बी हमारे पास है 2 3 4, तो इस सेट का इंटरसेक्शन अगर नल के साथ कर दूं तो वो बन जाएगा 2 3 4 इंटरसेक्शन नल। और इंटरसेक्शन प्रोसेस में हमें दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो वापस से आंसर आ गया 5। यानी कि नल सेट की इंटरसेक्शन प्रोसेस अगर मैं किसी भी सेट के साथ कर दूं तो वो ऑलवेज क्या आंसर देता है, नल सेट ही आंसर देता है। तो ये होता है लॉ ऑफ नल सेट। इंटरसेक्शन हम नल के साथ करेंगे तो ऑलवेज नल ही मिलेगा। लास्ट था आइडेम्पोटेंट लॉ। रिकॉल करो, यूनियन प्रोसेस के अंदर हमने इस लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी। जिस सेट में से हम एलिमेंट्स लेके उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, आफ्टर प्रोसेस अगर रिजल्ट भी उसी सेट से बिलोंग करता है तो ऐसी प्रोसेस आइडेम्पोटेंट लॉ को सेटिस्फाई कर रही है। और अगर वो आंसर उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर वैसी प्रोसेस आइडेम्पोटेंट लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहां पे अगर हम देखें तो ए, सी एंड बी, इन तीनों सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है, यानी तीनों को हमने यू से लिया हुआ है। तो इंटरसेक्शन अगर किसी का भी कर ले तो मिलने वाला सेट भी यू में मिलना चाहिए। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कर दूं तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमने पहले ही देखा 2 3 आ रहा है, और 2 3 भी बिलोंग्स टू क्या है, सेट यू ही है, यूनिवर्सल सेट। वैसे ही अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी कर दूं तो ए एंड सी का इंटरसेक्शन ध्यान से देखो 1 2 3 और 1 2 4 6 8 में 1 2 होगा, और वो भी कहां से बिलोंग करता है, यू में से बिलोंग कर रहा है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी इंटरसेक्शन प्रोसेस को अप्लाई कर दे दो सेट के ऊपर तो मिलने वाला आंसर यूनिवर्सल सेट में से ही होगा। दैट मीन्स इंटरसेक्शन प्रोसेस satisfies the idempotent law। आई होप आपको इंटरसेक्शन प्रोसेस कैसे करनी है, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, उसको किसी सेट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा। इन सभी को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे टॉपिक क्लियर होने के बाद देखेंगे, पूरा एक ही टॉपिक के अंदर। तो इसके बाद हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी थर्ड प्रोसेस होगी, डिफरेंस सेट। तो बेटा जैसा कि हमने डिस्कस किया, थर्ड हमें डिफरेंस सेट पढ़ना है। सिंबल उसका बिल्कुल सब्ट्रैक्शन के जैसा है। दो सेट के बीच अगर हम इसको लिख दे तो a माइनस बी या a सब्ट्रैक्शन b इक्वल्स टू मैथमेटिकली x वेयर। ये कैसे एलिमेंट से बनेगा कि जो a में प्रेजेंट हो पर b में प्रेजेंट ना हो, क्योंकि b के एलिमेंट्स तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब x वेयर x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b आर द एलिमेंट्स ऑफ a सब्ट्रैक्शन b। ध्यान से सोचो, a सब्ट्रैक्ट a में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो b में जो ऐसे कॉमन एलिमेंट्स है जो a में भी प्रेजेंट है तो वो सब्ट्रैक्ट होके निकल जाएंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर a इक्वल टू 1 2 3 4 है और b इक्वल टू 1 3 5 7 है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर एज इट इज अगर 1 2 3 अप टू 10 है, तो ये सिचुएशन में a डिफरेंस b क्या होगा। तो all the elements which are present in A but not present in B are the elements of A difference B। Elements which are present in A and not present in B। तो अगर सेट A के एलिमेंट 1 की बात करें तो वो A में भी प्रेजेंट है, B में भी प्रेजेंट है, तो वो सब्ट्रैक्ट होके निकल जाएगा। 2 सिर्फ A में प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। 3 वापस से A एंड B दोनों में प्रेजेंट है, सब्ट्रैक्ट होके निकल जाएगा। 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सेट कंप्लीट हो जाएगा। हम बी के एलिमेंट की कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। बी में जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि सेट ए के ही एलिमेंट हम लिख रहे हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो। तो ये चीज याद रखना। इससे उल्टा अगर मैं बी माइनस ए लिख दूं तो बी माइनस ए या बी सब्ट्रैक्शन ए में बी के एलिमेंट्स जैसे कि 1 एंड 3 तो निकल गए, तो 5 एंड 7
ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ बी में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ये बी सबट्रैक्शन ए का पार्ट बनेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में ऑल द एलिमेंट्स which are present in set A and not present in set B are the elements of A difference B or A difference B। यहां से एक चीज हमें क्लियर पता चल रही है कि A डिफरेंस B इज नॉट इक्वल टू B डिफरेंस A। सेट A में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसमें से अगर कोई B में कॉमन है तो वो निकल जाएगा, तो यहां पे हम A के एलिमेंट्स को लिखेंगे और यहां पे वैसे ही हम B के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो क्लियर सी बात है A माइनस बी या A सब्ट्रैक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू B सब्ट्रैक्शन A, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, तो A में से अगर मैं नल को सब्ट्रैक्ट करूं तो वापस से पूरा A मिल जाएगा, लेकिन अगर उससे उल्टा करें तो कॉम्यूटेटिव लॉ ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो नल माइनस A हमारा क्या बन जाएगा? जेन्युइनली अगर देखें तो नल माइनस ए भी नल ही है, तो उस एंगल से अगर सोचे तो नल सेट इज आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। लेकिन जनरली हम ऐसी प्रोसेस जो कॉम्यूटेटिव ना हो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की डिस्कशन नहीं करेंगे। तो डिफरेंस सेट के अंदर इतना ही है। एक और डिफरेंस हम डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस सेट क्या होगा कि पहले तो इसका सिंबल होता है डेल्टा, इसको पढ़ा जाता है डेल्टा। तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन पहले लिखे तो ए डेल्टा बी इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सोचो ध्यान से, ऐसे एलिमेंट्स जो कि A में प्रेजेंट हो बट B में प्रेजेंट ना हो, और ऐसे एलिमेंट जो कि B में प्रेजेंट हो लेकिन A में प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे एलिमेंट को मर्ज करने से क्या बन जाएगा? A डेल्टा B। अब ये जो पार्ट है वो A माइनस B या A डिफरेंस B को रिप्रेजेंट कर रहा है और लिखा है, यानी कि बीच में यूनियन, और ये जो पीछे वाला पार्ट है वो B डिफरेंस A को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि A डेल्टा B और कुछ नहीं है, इन दोनों का यूनियन प्रोसेस है। आपको लगेगा जैसे यूनियन करने पे सिमेट्रिक डिफरेंस हो रहा है, अगर इंटरसेक्शन कर दे तो इंटरसेक्शन तो नल हो जाएगा। वेन डायग्राम ऐसी चीजों को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे कि ये A है, ये B है और यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो देखो ध्यान से, A डिफरेंस B यानी ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ A में प्रेजेंट हो वो ये है, और ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ B में प्रेजेंट हो वो ये है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों इनका इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A, ये हमारा शेडेड रीजन A डेल्टा B को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली फिगर के अंदर जो शेडेड रीजन है वो A डेल्टा B को रिप्रेजेंट करता है, यानी इतने एलिमेंट से हमारा क्या बनेगा? सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। आपने अगर सिमेट्रिक फिगर के बारे में कभी सुना है तो वो किसी एक एक्सिस से, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी दोनों साइड एक ही जैसी फिगर होती है। तो यहां पे अगर ये वाले पोर्शन को हम सिमेट्रिक एक्सिस ले ले तो उसकी दोनों साइड एक जैसी फिगर बन रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस सेट, और उसकी ये होगी फॉर्मूला। इसकी अलग अलग और बहुत सारी फॉर्मूला बन सकती है, डिफरेंस सेट की भी अलग अलग फॉर्मूला बन सकती है, लेकिन पहले हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे उसकी कुछ डेरिवेशन को देखेंगे। तो किसी दो सेट के लिए एग्जांपल लेके अगर देखना है तो एक है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है B इक्वल्स टू 3 4 5 6।
तो ऐसी सिचुएशन में A डिफरेंस B कितना होगा 1 2 और B डिफरेंस A अगर देखें तो वो हो जाएगा 5 6। तो अगर मैं A डेल्टा B यानी कि इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालूं तो वो बन जाएगा 1 2 यूनियन 5 6, यानी कि इनको मर्ज करने पे हमें मिल जाएगा 1 2 5 6 विच इज A डेल्टा B और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। तो ऐसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस नाम से ही पता चल रहा है कि सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तो कम्यूटेटिविटी या उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लेगा। वैसे सीबीएसई बोर्ड की अगर हम देखें टेक्स्ट बुक तो वहां पे सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं की है, लेकिन जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये टॉपिक वहां पे कवर करना होगा। तो जेडब्ल्यू के लेक्चर्स के अंदर आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन और इसकी प्रॉपर्टीज और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन की डिस्कशन मिल जाएगी। इसके बाद फोर्थ होता है कॉम्प्लीमेंटेशन और कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। फोर्थ हमें जो पढ़ना है वो है कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। ए सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखे तो वो होता है ए डैश, और ऐसे हम सिर के ऊपर डैश की साइन लगा के कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिफाइन कर सकते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? तो एलिमेंट्स which are present in U but not present in B are the elements of B dash। B dash की अगर हम डेफिनेशन लिखे तो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट प्रेजेंट इन बी। ऐसा ही कुछ हमने यहां भी देखा था, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यू, एक ही जगह पे हमने यू लिखा है, एंड नॉट प्रेजेंट इन बी, तो बी की जगह पे तो हमने बी ही लिखा है। तो सच में बी डैश क्या होता है? तो आइडियली बी डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस बी या यू डिफरेंस बी। तो अगर मैं किसी भी सेट का यूनिवर्सल के सेट के साथ डिफरेंस ले लूं तो वो ऑलवेज हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि u इक्वल टू अगर 1 2 3 अप टू 10 है, और अगर सेट A के अंदर 1 3 5 एंड 7 एलिमेंट्स है, तो A डैश के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो A डैश के अंदर U के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि 1 3 5 7 से अलग हो, यानी कि 2 4 6 8 9 एंड 10 ये A डैश के एलिमेंट्स बन जाएंगे। डिफरेंस सेट का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो डिफरेंस सेट में हम जो प्रोसेस करते थे बिल्कुल बराबर वही करना है, लेकिन फर्स्ट सेट हमें ऑलवेज यूनिवर्सल सेट ले लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी कॉम्प्लीमेंटेशन की? तो फर्स्ट, अगर मैं किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का वापस से कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो वो वाला सेट मुझे वापस मिल जाएगा। सीधी सिंपल सी तो बात है कि अगर मैं सेट A को U के साथ डिफरेंस लूं यानी U माइनस A ले लूं तो U के ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि A में प्रेजेंट ना हो, और फिर उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट ले ले तो फिर वापस ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि A में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल यहां से देखो A डैश होता है U माइनस A, तो इसी A डैश का अगर मैं डैश ले लूं तो ये वापस से U में से A डैश को सबट्रैक्ट करेगा। A डैश का डैश करने पे ये क्या करेगा? U में से इस A डैश को सबट्रैक्ट करेगा, और A डैश क्या था हमारा यहाँ पे? U माइनस A, तो U माइनस U माइनस माइनस प्लस A दैट इज इक्वल टू A, तो A डैश दी होल डैश वापस से हमें A मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं फाई का डैश कर दूं तो फाई डैश क्या होगा? सोचो ध्यान से। ऐसे एलिमेंट जो U में प्रेजेंट हो और फाई में ना हो, तो फाई में तो वैसे भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे U वापस मिल जाएगा। और अगर ऐसे ही मैं U डैश फाइंड कर लूँ तो वो मेरा नल हो जाएगा, यानी कि U का
प्रोसेस, कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस अगर हम फाइंड करें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, नल सेट। इसके बाद अगर मैं किसी सेट में, जैसे कि मेरे पास सेट ए है, उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दूं, यानी कि यूनियन प्रोसेस कर दूं, तो ध्यान से सोचो क्या होगा। ए के एलिमेंट और ए को छोड़ के यू के सारे एलिमेंट, उन दोनों को मर्ज कर दे तो वापस से यू मिल जाएगा। इसको अगर समझना है आपको तो ये सेट ए है, ये सेट ए है और ये ए डैश है, ए के बाहर यू के एलिमेंट्स। अब सोचो इन दोनों को हम मर्ज कर दे तो बन गया ना पूरा सेट, यानी कि ये खुद क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही अगर मैं ए की इंटरसेक्शन प्रोसेस ए डैश के साथ कर दूं, यानी कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालूं, तो ये जो अंदर लिखा हुआ है वो ए है और ये जो बाहर शेडेड रीजन है वो ए डैश है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इनके कॉमन एलिमेंट देखने जाए तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, यानी कि ए का नल सेट खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ किया जाए, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो वो ऑलवेज क्या होगा, नल सेट होगा। तो इतनी प्रॉपर्टीज हमें कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में देखनी थी। आगे इस चैप्टर के एंड में हम डी मॉर्गन्स लॉ और जितनी भी प्रॉपर्टीज या जितने भी प्रोसेसेस हमने देखे उन सबको फिगर के साथ कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। और लास्ट हमारा एक टॉपिक बचा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट, वो देखने के बाद ये चैप्टर की थियरी खत्म हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डी मॉर्गन्स लॉ। हेलो फ्रेंड्स, if you like our content and videos, then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum and do not forget to press the bell icon. You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.